तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में इचिकावा अपने दिल में काफी गहराइयों में सोच रहा होता है, मेरा जन्म ही इस दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद के लिए हुआ है, धोखेबाज और बेकार दुनिया को जड़ से मिटा डालूं। और मेरी मास्टर प्लानिंग के लिए ये लाइब्रेरी मेरा ठिकाना है। यहाँ पे सिर्फ मेरे अलावा किसी और को आने की इजाजत नहीं, सिवाय एक यामादा नाम की लड़की जो कि इस वक्त घुस बैठी हुई है मेरी जगह में। और यहाँ पे यामादा को नहीं मालूम होता कि यहाँ पे इचिगावा भी उसे चुपके से देख रहा है। इस दौरान यामादा एक कैंडी बनाने के चक्कर में पानी लेने चली जाती है। आधे ही रास्ते में वो वापस आके अपनी चीजों को छुपा के जाती है, पर इचिगावा अपने दिल में कहने लगता है जैसे कि कोई इन चीजों को भी चुराएगा। इस सब में यामादा दोबारा से पानी लेने के लिए जाती है। किसी अनजान वजह से उससे आने में काफी ज्यादा देर लगने लगती है। और फिर इसी दिन में यामादा जब वापस जूं लौट के आती है तो इचिगावा नोटिस करता है इसके वाटर कैरियर में पानी कुछ ज्यादा ही कम है, जो देख के अब कहीं जाके उससे समझ में आता है कि यार पगली से रास्ते में बार बार पानी गिरता चला आ रहा था और इसी वजह से वो दोबारा से पानी बढ़ने चली जाती थी। और यूं ही पानी के कम होने की वजह से एज यूजुअल यामादा फिर से पानी बढ़ने जाती है। और इस दौरान इचिगावा सोचने लगता है कि शायद से रास्ते में उसने काफी ज्यादा पानी गिराया हो तो उसे जाके चेक करना चाहिए। जैसे कि इचिगावा ने सोचा था, वो जब जाके देखता है वो जमीन पे काफी ज्यादा गिरा हुआ पानी पाता है। और इस लम्हे में इचिगावा यामादा के आने से पहले जल्दी से इस पानी को सुखाने लगता है। तब तक यामादा उसके सर पे सवार होती है। सफाई करता देख के यामादा उससे बोलने लगती है, वैसे मैंने सफाई बाद में करनी थी। जिन्हें समय यामादा नोटिस करती है कि टाइम कम पड़ता चला जा रहा है। वो यहाँ से जल्दी से गुजरते हुए कहने लगती है, मैं इसे साफ कर दूंगी बाद में। हालांकि यामादा उससे पागलों की तरह इधर उधर भागता देख के दिल में सोचने लगता है ऐसे पानी लाने के लिए बस ये छोटा सा कैरियर ही मिला था कि इस बार भी यामादा ने काफी पानी गिराया होता है तो वो दोबारा से पानी बढ़ी होती है। ये सब देख के यामादा को इस बात को तो एहसास हो ही जाता है कि यार अगर ये सिलसिला यूं चलता रहा ये तो कभी खत्म नहीं होगा, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हाफ टाइम होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी है, जबकि क्लास इकोनॉमिक रूम में टॉप फ्लोर पे पड़ा हुआ है। ये सोच के इचिगावा अपने जिस्म में 10 ही पड़ी एक ताकत का इस्तेमाल करके फुल स्पीड पे अब उस ग्लास को लेने जाता है। अलबत्ता लाख कोशिशों के बावजूद भी जब इचिगावा वापस पहुंचता है इतने समय में यामादा ने अपना कैंडी मेकर का सारा सामान यहीं पे ले आई होती है। और कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती, उतने में उसने कैंडी भी तैयार कर ली होती है। और अब इचिगावा खुद को यहाँ पे पागल साबित करे वो इसी गिलास का इस्तेमाल करके पानी पीने लगता है, किसी को शक भी ना हो। अब जैसे कि इतने में हाफ टाइम खत्म होने को जा रहा होता है तो इसका मतलब बस नेक्स्ट क्लास शुरू होने को जा रही है। तो यामादा अपना गन इचिगावा के हवाले कर डालती है, जो देख के इचिगावा अपने मन ही मन में कहने लगता है, फिर से नहीं, उसने मुझे अपना कचरा दे दिया हर बाड़ी की तरह। फिर दूसरे सी में इचिगावा भी क्लास में बैठ के सोच रहा होता है कि साली ने मेरी टेरिटोरी लाइब्रेरी उसको तक नहीं छोड़ा, वजह से मुझे जब पहला मौका ही मिलेगा मैं इसकी जान को नोच लूंगा। उतने में यामादा अपनी दोस्तों के साथ गुल मिली होती है, तो देख के इचिगावा सोचने लगता है कि आखिर इतने दोस्तों होने के बावजूद भी आखिर क्या ये लाइब्रेरी में वहां पे अकेली बैठी हुई होती है। मत बताओ कहीं उससे ये तो नहीं मालूम हो गया कि मैं उसकी जान को नोचना चाह रहा हूँ। इससे पहले मैं उसकी जान लूं वो कहीं मुझ पे बाड़ी तो नहीं पड़ना चाहती। अरे क्लास में काफी गर्मी पड़ने की वजह से यामादा पसीने से बढ़ जाती है, जो देख के इचिगावा के पीछे बैठे हुए कुछ थड़के उनके दिमाग में कुछ अलग सा चलने लगता है। उसके थड़कपन को महसूस करने के बाद इचिगावा जानबूझ के अपना कटर उसके रास्ते में गिरा देता है, पर अताची उसका कटर जूं ही उससे देता है तो इचिगावा उससे यहीं पे रोक लेता है, रुको। और इसी में इचिगावा अपने कटर को देखने लगता है कि वो सही भी है या नहीं। इस कटर की कंडीशन को देखने के बाद इचिगावा काफी स्कैरी वे में कहने लगता है बिल्कुल ठीक है, इतने में तो मैं किसी की भी जान को आसानी से नोच सकता हूँ। और अब आखिर तक कुछ सुनने के बाद अताची भी थोड़ा बहुत डरने लगता है। इतने में खुशकिस्मती से यामादा और उसके दोस्त ये क्लासरूम छोड़ के किसी एसी वाली क्लास को ढूंढने लगते हैं। और अब इसी समय इचिगावा भी क्लासरूम को छोड़ के जैसे ही बाहर निकलता है तो वो नोटिस करता है यामादा की बेस्ट फ्रेंड उसे अपने कंधों पे उठा के ले जा रही है, क्योंकि वो उससे रॉक पेपर सीजर हार चुकी होती है। लाइब्रेरी की तरफ एक बार फिर से शिफ्ट होता है, जहाँ पे हर बार की तरह इचिगावा और यामादा अकेले होते हैं। इस बार इचिगावा यहाँ पे छुपा नहीं होता, वो उसके साथ बैठ के बातें कर रहा होता है। अचानक से यामादा को एक फोन कॉल आती है, जिसके अटेंड करने के बाद यामादा काफी परेशानी से टेबल के नीचे छुपने लगती है। और वो इचिगावा से कहती है, इचिगावा मैं चाहती तुम जल्दी से चेयर पे बैठ जाओ। जहाँ पे इचिगावा को तो कुछ ज्यादा मालूम नहीं होता, मगर वो वैसा ही करता है जैसे कि यामादा उससे कहती है। और इसके बाद यहाँ पे यामादा की बेस्ट फ्रेंड आती है और वो इचिगावा से फिर पूछने लगती है, क्या तुमने यामादा को देखा है? इस पर इचिगावा इनकार कर देता है। और अब अचानक से इचिगावा की दोस्त उससे ढूंढना छोड़ देती है, बल्कि इसके बजाय उल्टा हमारे इचिगावा के साथ ही बैठ जाती है।
तभी इचिकावा टेबल पे पड़े स्नैक उसे ऑफर करता है, पर वो मना करते हुए कहने लगती है कि उससे एलर्जिक है। सब में वो अपने और यामादा के बारे में इचिकावा को बताने लगती है। वो पगली शुरू से उल्टपटांग हरकतें करती चली आ रही है। इसी तरह वो मेरे घर विजिट के लिए आई थी, पर वो काफी देर बाथरूम में लगा रही थी। थोड़ी सी फिक्र से अब मैंने जूं ही झांका तो वो पगली कहीं की अंदर स्नैक खा रही थी। और ये सुनने के बाद ही तब कहीं जाके इचिकावा को इस बात का एहसास होता है। तो ये वजह से यामादा छुपके से अकेले में स्नैक खाती है कि इसके दोस्त को इन चीजों से एलर्जी है। आगे से यामादा की बेस्टी मजीद बोलती है, पर उसकी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये सब नहीं, मैं तो उससे जलती भी हूँ। वो कितनी खूबसूरत है, उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। जब वो तो मॉडलिंग करने लगती है, उफ, उसकी तो बात ही मत करो। अब अपनी तारीफ सुनने के बाद यामादा खुद ब खुद बाहर निकल आती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, मुझे पता था तुम आसपास ही छुपी पड़ी हो, तुम अपनी तारीफ की इतनी भूखी हो, तुम जैसे ही सुनती हो तो तुम बाहर निकल आती हो। तो इसका मतलब उसकी बेस्टी को मालूम था कि वो यहीं पे छुपी हुई है। अब तो इसी में हम इचिको को बोलते हुए सुनते हैं। वो कह रहा होता है कि समर ब्रेक यहाँ पे खत्म हुई है और अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद इस साल का सबसे बेतुका स्कूल इवेंट होने को जा रहा है। हाँ, सबसे बेतुका द कल्चर फेस्टिवल। और इसमें इनकी क्लास को परफॉर्म करना होता है द हंटेड हाउस। हालांकि इचिकावा इससे काफी बोरिंग पाता और इसमें पार्टिसिपेट करने की जहमत तक ना करता। वो अब यहाँ से जाने ही की करता है कि आने मौके पे यामादा उसे रोकते हुए कहने लगती है, इचिकावा तुम्हारी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है ना, कि पिछली बार कभी लास्ट प्रेजेंटेशन में पोस्ट तुमने ही बनाई थी। प्लीज क्या तुम ग्रेवयार्ड की ड्राइंग बनाने में हमारी मदद कर सकते हो। जिस पर इचिकावा मान जाता है और वो ये सोचने लगता है, अब जबकि मैं ये कर रही हूँ तो क्यों ना पूरी लगन से किया जाए। वो यही सोचते हुए अब जो हारा को गाइड कर रहा होता है कि अब उसका ध्यान किसी सोना और चांदी से बढ़ के दो अलग चीजों पे पड़ता है। शायद से वो इससे जन्नत से बढ़ के पाता है। लानत हो इसकी घटिया सोच पे। ओए 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 ओए, अस्तगफिरुल्लाह, सोरे वा हरामदा, इचिकावा रमदान हाजी मारी देस ठक। बाय द वे, कैसी लगी मेरी जापानीज? खैर यार, वो जैसे तैसे उन अजीबो गरीब चीजों में खोया पड़ा होता है। इसी में यामादा फेक वाटर टनल से निकलते हुए सबको डराने की कोशिश करती है। चूंकि यामादा कुछ खास चीजों में खोया हुआ था तो वो डर के मारे इस तरह से समझने लगता है कि शायद से यामादा ने उससे पकड़ लिया कि वो किन चीजों में खो गया था। अब थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि नहीं यार, यामादा तो बस सबको डराने की कोशिश कर रही थी। सबके बाद यामादा का ध्यान दोबारा से हारू की तरफ पड़ता है, जहाँ पे हारू ड्रा करते हुए ये कह रही होती है, यामादा कितनी ज्यादा स्लाइम है और कितनी ज्यादा क्यूट है। तो हमारा थड़की इचिकावा दिल ही दिल में कहने लगता है, तुम्हें उससे क्यों जेलसी हो रही है? आखिरकार तुम्हारे पास भी तो वो खासियत है जो उसके पास नहीं है। खैर यार, इन्हीं सब में हारू बकेट को खाली करने जाती है। उसके चले जाने के बाद यहाँ पे यामादा आके जैसे ड्राइंग की तरफ ध्यान देती है, वो एकदम से काफी चौंक जाती है और वो चौंकते हुए कहने लगती है, इन ग्रेस वगैरह पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। अब सारे लोग यही देख के आसपास जमा होने लगते हैं। क्या ताची यामादा को इम्प्रेस करने का एक सुनहरा मौका देख के हमारे मेन कैरेक्टर इचिकावा का गिरबान पकड़ते हुए कहने लगता है, ओए तूने ये नाम लिखा है ना? पर इचिकावा को तो मालूम होता है ये सब कुछ हारू ने किया है, पर वो सोचने लगता है ऐसा क्यों उसने किया। फिर इचिकावा को ख्याल आने लगता है कि शायद से हारू यामादा से बहुत ज्यादा जलती है। अब वो सोचने लगता है कि वो करे तो करे भी क्या। अगर उसने हारू का नाम ले लिया तो सारे के सारे लोग उससे नफरत करने लगेंगे। तो हमारा पागल अक्ल से सिर फिरा हमारा मेन कैरेक्टर इचिकावा ये कबूल करता है अपने मुंह से, हाँ ये मैंने ही लिखा है। मगर तुम्हें क्या पता, मौत हमें बचाती है। ये कहते हुए वो दिल ही दिल में बोलने लगता है, ओए ये मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, अब जो जबान में आ रहा है बस बोलता शाह। ये कहते हुए वो मजीद बोलता, असल में मौत एक खुशगवार चीज होती है। हाँ, वो अब मजीद डर के मारे दिल ही दिल में बोलता है, मुझे लगता है रुक जाना चाहिए। या उतने में हारू भी क्लासरूम में एंटर करते हुए कहने लगती है, ये चल क्या रहा है? तो इचिकावा हारू को बताने लगता है, दरअसल पता नहीं क्यों मगर इचिकावा ने यामादा का नाम लिख लिया उन ग्रेव्स वगैरह पे। हारुदा फिर सबको कहती है, नहीं ये उसने नहीं बल्कि मैंने लिखा है। वो बताती है, मुझे माफ कर देना, मैं तो बस कॉमन लास्ट नेम लिख ली थी। जो सुन के वो सारे के सारे जब उस पोस्टर की तरफ दोबारा से देखते हैं तो वो लोग यामादा के अलावा भी काफी ज्यादा कॉमन नेम्स पाते हैं। देखने के बाद सारे के सारे लोग अब कहीं जाके चैन की सांस लेते हैं।
सारे रफड़े दफड़े से फारिग हो जाने के बाद यामादा इचिगावा से पर्सनली आके माफी मांगती है। और अब अगले सीन में इचिगावा इसी को लेके सोच रहा होता है कि यामादा ने उससे माफी किस बात की मांगी। इतने में यामादा अपने मुंह पे खून का रंग लगाना चाह रही होती है। तभी यामादा जैसे कि ड्राइंग में काफी अच्छा था वो उससे खून का काफी रियलिस्टिक रंग बना के देता है। इस पर यामादा उससे कहती है तो ठीक है फिर तुम ही मेरे मुंह पे लगाओ। और हमारा इचिगावा जब उससे लगाने लगता है वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। और अब उसमें ज्यादा हिम्मत ना बचती और वो यहाँ से खिसक लेता है। अब देखते ही देखते स्कूल के थके हुए बेत्तों के इवेंट की शुरुआत होती है। और तभी यहाँ पे इचिगावा नोटिस करता है कि वही सेंपाई अब दोबारा से यामादा के आसपास भटक रहा है। ये वही सेंपाई है जो कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था। फिर इचिगावा सोचने लगता है कि आखिर में इसी ने मेरी साइकिल को पानी से बाहर निकाला था। अब यामादा भी उनका पीछा शुरू कर डालता है। कुछ लड़कियों के रास्ते में आ जाने की वजह से यामादा जल्दी से अपना रास्ता बदल के अब दोबारा से इनके पास आने की कोशिश करता है। जब वो एग्जिट से बाहर निकलता है तो वो अपने आगे किसी को ना पाता। अब थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि वो सारे के सारे उससे पीछे हैं। इस समय यामादा का ध्यान अब एक ऐसे क्लासरूम पे पड़ता है जिसमें एक मैप रखा गया होता है जो कि बताता होता है कि इनका टाउन 80 साल पहले कैसे दिखता था। और अब ये देख के दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं। और इस पुराने मैप में यामादा अपना घर ढूंढने लगती है कि वो कौन सी जगह पे होगा। वो इचिगावा से भी पूछने लगती है कि तुम्हारा घर कहाँ पे बना होगा। इचिगावा जो जो इसे अपने घर का स्पॉट दिखाता है तो यामादा अपने घर से डिस्टेंस नापते हुए कहने लगती है काफी कम है, ये तो सिर्फ 1 किलोमीटर का है। बस इनकी फिंगर आपस में टच करती है कि यामादा यहाँ पे शर्माने लगता है। तब में इचिगा इस मैप की पिक्चर लेने लगता है कि यामादा उससे फोन लेते हुए उसकी और अपनी पिक्चर क्लिक करती है कि यामादा को लग रहा होता है कि ये इनकी पिक्चर की बात कर रहा है। और अब थोड़ी देर में यहाँ पे उसकी दोस्त वगैरह भी एंटर कर जाती है। पर इचिगावा को क्या ही फर्क पड़ता है, उसके हाथ में तो ट्रेजर लग गया। इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।